हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं आ गया हूँ फिर से आपके साथ डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो इस समय आपको वीडियोस मिल रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मिल रहे हैं भैया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे के सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। उसी इम्पोर्टेंट के सिलसिले में आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, उसका डेरिवेशन भी डिस्कस करेंगे और उसमें केसेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भैया देखिए, मैंने कहा था ना इस पूरे चैप्टर में आपको मैग्नेटिक फील्ड ही लगभग फाइंड कराते हैं मोस्टली। अगर हम लोग ये नहीं समझे कि उसमें छोटी छोटी पॉइंट क्या हैं तो फिर याद नहीं करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा भैया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर की वजह से हमको निकालनी है। जरा फिगर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, हमको समझते हुए उसको याद करना है। यहाँ पर मैंने एक वायर ले लिया, यह है एक्स, यह है वाई। ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, ये फाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, इस वायर से इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। ठीक है, इस वायर से स्मॉल, इसको पहले बना दें डिस्टेंस, ये स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। हमको यहां पर पता करना है फील्ड कितनी है। इस वायर से स्मॉल ए की डिस्टेंस से एक पॉइंट पी है यहां पर, तो हमको यहां पता करना है कितनी फील्ड है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम यहां से इसको मिला देते हैं और यहां से इसको मिला देते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। इस एंगल को θ1 लिख दिया और इस एंगल को θ2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो, हमको भी बायो-सेवर्ट लॉ ही पता है भैया, जो हमारे काम का निकला है। बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, एक करंट एलिमेंट की वजह से हमको फील्ड तो बता सकते हैं यहां पर। तो चलो जो बता है वो से सके, तो हम यहां पे क्या करते हैं, एक छोटा सा सी डी, एक छोटा सा करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मेरा क्या है, करंट एलिमेंट कौन सा है, सी डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से ये मैंने एक लाइन खींच दी यहां से और यहां तक के लिए। ठीक है, क्लियर? चल नामकरण करते रहे। ये हो गया एक्स वाई पी, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये जो बीच वाला पॉइंट था। ठीक है, अब देखो भैया, ये जो एंगल है ये है, मान लेते हैं थीटा। ठीक है, ये जो एंगल देखो, ये हटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा नहीं तो ये लाइन। ठीक है, ये जो है आपका, ये हम फाई मान लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो लाइन गई है ये फाई बना रही है, ये θ1 है, ये एंगल θ2 है, ये आपका थीटा है। क्लियर? अब देखो, हम अगर इस करंट एलिमेंट से की वजह से यहां पे फील्ड निकालें, कितनी होगी ये तो निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो जरा, तो अगर हम यहां पर कह दें कि ये भैया डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस जो है यहां पर, और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, तो अब हम जरा बायो-सेवर्ट लॉ लगा दें। तो यहां पर यूजिंग
बायो-सैवर्ट लॉ, तो क्या हो जाएगा, फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट CD। ठीक है, ये C है, ये छोटा सा एलिमेंट था हमारा। कैसे निकाल सकते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लिख दिया। अब हमको यहाँ पर भैया R स्क्वायर भी पता नहीं था, इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, DL की वैल्यू निकालनी, सब वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू पुट कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो, अब देखो जरा आप कैसे निकालेंगे ये वैल्यू हम लोग, ये देखते हैं। ट्रायंगल B, ये भैया पॉइंट ये था ना हमारा, ये वाला BAP, देखो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है फाई। देखो भैया, ये थीटा, ये 90, ये फाई। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 भी तो लिख सकते हैं। सही है। तो यहां पर हमको क्या चाहिए था वैल्यू, हमको थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस फाई। ठीक है, तो यहां पर दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई। ठीक है, तो साइन 90 माइनस फाई किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है। तो हो जाएगा भैया कॉस फाई, ये हो जाएगा भैया साइन थीटा के बराबर। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद हमको एक चीज वैल्यू पता हो गई, अभी हमको चाहिए इस आर की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, इस ट्रायंगल से देखो, वही सेम टू सेम BAP ट्रायंगल, BAP ये ट्रायंगल से अगर हम cos फाई निकालें, cos फाई क्या हो जाएगा, बेस कितना है ये A अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है R, तो इसको हम लिख सकते हैं A अपॉन R। ठीक है, तो भैया यहां पर हमको R निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A सेक फाई हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, ये हो गई भैया R स्क्वायर की वैल्यू हमको पता हो गई। इसको डाल दो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद हमको भी चाहिए DL की वैल्यू, अभी ये DL रह गया है। ठीक है, तो फिर वही ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल नहीं यूज करना है, ट्रायंगल हम यही लेके चल रहे हैं, यही वाला। एक कंडीशन यहां लगाई, अब देखो जरा उसी ट्रायंगल में अगर हम tan फाई इज इक्वल टू, अब देखो ये जो पॉइंट है वो यहां से स्मॉल l लेंथ पर है, ये जो B पॉइंट था वो यहां से कितनी डिस्टेंस पे था, L डिस्टेंस पे था। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा L अपॉन A। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया L इज इक्वल टू A tan फाई। ठीक है, हमको क्या चाहिए अभी, DL चाहिए ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं DL इज इक्वल टू A सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो ये हो गया भैया इक्वेशन थर्ड। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ा सा आपको बस एक ही ट्रायंगल यहाँ पे देखना है, एक ही ट्रायंगल यहाँ पे देखें। चलो इसका थोड़ा बड़ा फॉर्म दिखा देते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया पॉइंट P, ये है भैया आपका A। ठीक है, पूरा पूरा वही, बस इस फिगर को बड़ा बना रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए।
ये एंगल था हमारा θ1, ये एंगल हो गया θ2, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो हो रही थी वो आई तो फ्लो हो रही थी, ये वाली देखिए, यहाँ पर छोटा सा करंट एलिमेंट मान लीजिए C और D, ठीक है। यहां से इस तरीके से ये है एंगल थीटा, ये एंगल है फाई, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो यहां से स्मॉल l की डिस्टेंस पे है, ठीक है, यहां तक कर देते हैं। और ये जो है स्मॉल r है, ठीक है। अब आई थिंक ये वाला फिगर थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है। ये D ऊपर था, D ऊपर कर दीजिए और C ये नीचे, ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये वाला फिगर अब आपको ज़्यादा ठीक लगा। इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा छोटा हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भैया अब देखो पूरा पूरा क्लियर हो गया। अब तो अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, बस हमको सेकेंड थर्ड और ये हो गया हमारी फोर्थ, ये तीनों इक्वेशन को यूज कर लेना है इक्वेशन फर्स्ट में। बस देखो यहां लिख देंगे इस तरीके से, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो हमको सबकी वैल्यू पुट कर देना है, तो dB इक्वल टू μ0/4 पाई आई, dl की वैल्यू क्या भैया, a sec स्क्वायर d फाई, a sec स्क्वायर फाई d फाई, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, cos फाई, ठीक है। और उसके बाद r स्क्वायर की वैल्यू क्या, a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई अपॉन a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, बस। और कुछ बचा, मैंने सबकी वैल्यूज में पुट कर दी भैया, जो कट सकते हैं काट दीजिए, ठीक है। ये कट गया भाई, ये नहीं पूरा कटेगा, ये 2 था, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, dB इक्वल टू μ0/4 पाई आई अपॉन a cos फाई इंटू डी फाई, इतना बचा, ठीक है। अब ये इतना मैंने जो प्रोसेस किया भैया, वो सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से CD एलिमेंट की वजह से यहाँ कितनी फील्ड जनरेट हो रही है वो निकालने के लिए। अभी तो हमारा पूरा वायर पड़ा हुआ है, क्या करेंगे, सीधे इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड at P is given by, तो हो जाएगा B को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इस dB को इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, देखो भैया ये है आपका θ2, ये है θ1, ठीक है। यहां पर ये ऊपर का एंगल जा रहा है, ये है नीचे का एंगल, तो यहाँ बस ये लिख देंगे कहां से, -θ2 से, मतलब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, यहां से, यानी कि ये हो गया +θ1 -θ2, ठीक है। बस यहां नीचे से लेकर के ऊपर तक ये सब पूरा इसका जो कवरिंग एरिया इतना है। अब हमको क्या करना है, इस dB की वैल्यू भैया यहां पुट करके आंसर निकाल देना है। देखो अब देखो यहां पे इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा हमको हटाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये कुछ काम नहीं रहा मेरा, ये तो बस समझाने के लिए था आपको, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमको करना क्या है, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ लिख देते पहले, b इक्वल टू इंटीग्रेशन -θ2, ये θ1 हो गया प्लस का, dB की वैल्यू पुट कर दीजिए, μ0/4 पाई आई अपॉन a cos फाई d फाई, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है।
यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ कांस्टेंट है वो हम बाहर निकाल देंगे। बचा क्या यहाँ पर, माइनस थीटा 2 थीटा 1 कॉस फाई डी फाई। ठीक है, कॉस फाई का कॉस थीटा का इंडिकेशन साइन थीटा, यहाँ पर पुट कर दीजिए। नाउ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई, और ये कहाँ से, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक लिमिट लगाएंगे ना, बस सॉल्व कर दीजिए। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यहाँ पुट कर दीजिए। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये भैया हम लोगों का आंसर आ गया कि इस वायर की वजह से, एक्स वाई वायर की वजह से जो फाइनाइट लेंथ का है वो, उसकी वजह से पॉइंट पी पे कितनी फील्ड है वो हमको निकालना था, वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, देखो भैया अगर इसको आप अचानक से देखोगे तो लगेगा भैया बहुत कठिन है, कठिन नहीं है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं इन शॉर्ट। मैंने किया क्या, सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे बायोसेवर्टर लगा के फील्ड निकाल ली। उस फॉर्मूले में हमको आर की वैल्यू चाहिए था, डीएल की वैल्यू चाहिए था, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए था, वो मैंने इस फिगर से निकाल दिया। फिर मैंने किया क्या, वैल्यू रख के तुरंत ये आ गया, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। 3 स्टेप में आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन बस माइंड को यहीं रखोगे तो भैया चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डेरिवेशन तो खत्म हो गया। अब जरा एक बात और पूछते हैं, डायरेक्शन अगर पूछ दें कि करंट देखो ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, इस पॉइंट पी पे फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन किधर है, तो राइट हैंड थंब रूल लगा दें। करंट जा रही है ऊपर, इसको ऐसे पकड़ो तो इधर से हाथ अंदर जाएगा, इधर से ऊपर आएगा उंगली, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में ऊपर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग डेरिवेशन तो भैया फिनिश कर लिए, उससे भी डेरिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब भैया इसके केसेस हैं। डेरिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया केस हैं। अब हम देखते हैं इसमें केस। ठीक है, तो यहाँ पर जरा पहले फॉर्मूला ऊपर लिख लेते हैं। b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग इसमें केसेस लगाते हैं। ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला, केस फर्स्ट। अब हम लेट करेंगे कि जो एक्स वाई लेंथ का वायर था ये इन्फिनाइट लेंथ का वायर है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे लेट द लेंथ ऑफ एक्स वाई वायर इज इन्फिनाइट एंड इन्फिनाइट लेंथ का हो गया अब ये, और जो पॉइंट P है वो कहां पर है, एंड पॉइंट P lies at center of, lies near the center of conductor, सेंटर ऑफ कंडक्टर। देखो भाई ये इन्फिनिट लेंथ का आ गया। अब ये पॉइंट कहाँ ला दिया कि बिल्कुल इसके पास में ला दे, नियर द सेंटर ऑफ कंडक्टर। अब देखो जरा अंतर कहाँ पे आएगा भाई, ए क्या होगा, छोटा हो जाएगा, पूरा तो इस पे नहीं ला रहे तो ए तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही। जो फर्क पड़ेगा भैया वो सिर्फ और सिर्फ थीटा 1 और थीटा। अब देखो हम थोड़ा सा फिगर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं।
अब हमको देखो इससे मतलब नहीं रहा, क्योंकि हम केसेस को डिस्कस कर रहे हैं, फिगर को थोड़ा इजी बनाएंगे, ठीक है। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है ये, ठीक है। अब हमको इतने की जरूरत है बस। अब देखो जरा, जब ये बहुत बड़ा इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो गया, ये पॉइंट हम नीचे लेके आ रहे हैं, तो थीटा 1 थीटा 2 पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो ये ऐसे है, ठीक है। जब इसको ऐसे लाओगे तो धीरे धीरे एंगल बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ये ऐसे थे अभी, ठीक है। जब इनको अब इसकी तरफ लाओगे तो धीरे धीरे एंगल क्या होगा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ये एक समय ऐसा आएगा कि लगभग दोनों 90 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 लगभग इसके बराबर हो जाएंगे, 90 के बराबर हो जाएंगे भैया। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, ठीक है। तो क्या आ गया भैया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टिंग वायर है और जो पॉइंट है उसके लगभग पास में रखा हुआ है सेंटर में, तो भैया वैल्यू कितनी आ जाती है, ठीक है। दूसरा केस, केस सेकेंड, अभी लेंथ उस वायर की इनफाइनाइट ही है। लेंथ कितनी उस वायर की, लेंथ एक्स वाई कितनी है, लेंथ ऑफ एक्स वाई वायर कितनी है, इनफाइनाइट। अब क्या जा रहा है, देखिए पहले ये पॉइंट कहां लाया जा रहा है, यहां पे लाया जा रहा था, ठीक है। अब कहां लाया जा रहा है, एक एंड पे, या तो एक्स पे या इसके वाई, एक एंड पे लाया जा रहा है। एंड पॉइंट P lies at one end, lies at one end, ये इसको नियर, लाइज नियर वन एंड। अब हमको क्या करना है, ये पॉइंट या तो यहां पे लेके आना है एक साइड में, या तो एक साइड में लेके आना है। उस पर फर्क क्या पड़ेगा, देखो ये ऐसे है, ठीक है। अब देखो जैसे ये पॉइंट को हम इधर लेके जाएंगे यहां पर, तो कौन एंगल बढ़ेगा कौन छोटा होगा। जब हम x की तरफ भागेंगे तो ये एंगल छोटा होता चला जाएगा और ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 90 के करीब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इधर लेके जाएंगे तो थीटा 2 90 हो जाएगा, जब और थीटा 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर नियर एक्स, नियर वन एंड थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 0, और थीटा 2 इज इक्वल टू 0, थीटा 1 इज इक्वल टू 90, ठीक है। एक एंड के पास में या तो इसके या तो इसके, एक 0 हो जाएगा एक 90 हो जाएगा। वो मैंने दोनों केसेस यहां पर लिख दिए, ठीक है। दोनों केसेस में आंसर सेम आना है। ये वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दो, देखो तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। बाकी जो 0 रखोगे वो 0 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेरा सिर्फ आंसर यही आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि भैया अगर ये पॉइंट किसी एक एंड के पास में है, चाहे इसके एंड के एक एंड पे हो चाहे इस वाले एंड पे हो, तो आंसर क्या आता है, दिस, ठीक है। क्लियर, चलो भाई अब हम लोग अगला केस पढ़ते हैं। देखो ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके थीटा 1 थीटा 2 ही बदल रहे हैं। अब हम लोग अगला केस पढ़ते हैं। अगला केस देखो जरा, ठीक है। देखो इसको भी हटा, चलो बाद में हटा देंगे, इसको हटा देते हैं क्योंकि अब इसकी भी जरूरत नहीं रही। देखो ये x था, ये हमारा y था,
अब थर्ड केस में हम ये मान के चलेंगे जो एक्स वाई लेंथ है ये फाइनाइट लेंथ का है। लेट एक्स वाई वायर इज फाइनाइट लेंथ, कितनी है L, ठीक है। तीसरे केस में ये फाइनाइट लेंथ का कितना है, L लेंथ का है, एंड पॉइंट P lies at bisector line of conductor। ये पॉइंट मतलब कि यहां पर सपोज करो ये L लेंथ का है तो इधर कितना हो जाएगा, L/2 कितना हो जाएगा, L/2, ये डिस्टेंस उतनी ही है। बस कहे क्या रहा है कि ये पॉइंट बिल्कुल मिड वाली जो ये जो लाइन है इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, एंड पॉइंट P लाइज एट द बाइसेक्टर लाइन ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर लाइन को जो बाइसेक्ट कर रही है उस पे ये पॉइंट P प्लेस है। तो अब क्या होगा देखो जरा, जब बाइसेक्ट करेगा तो आपका जो θ1 है θ2 किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के दोनों थीटा बराबर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो जरा ये फॉर्मूला लिख दो, B इक्वल टू μ0/4 पाई I/a 2 sin θ लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, sin θ की वैल्यू चाहिए ना। देखो ये L/2, अब इसको थीटा मान लेते हैं, sin θ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये वैल्यू चाहिए। तो ये L/2 है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, √a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। सही है, बस आ गया आंसर। तो यहां से B इक्वल टू μ0/4 पाई I/a 2 sin θ L/2 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर कर लीजिए तो B इक्वल टू μ0/4 पाई I/a, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, L अपॉन √4a², ये प्लस रहेगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा, 2 पर आ जाएगा इतना। तो ये भैया आपका वैल्यू आ गई। कंडीशन बस समझते रहिएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन कब है, जब वो पॉइंट उस लाइन पे हो जो इस एक्स वाई को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट केस, आप सोच रहे होगे कि सर कितना केस आप बताते जा रहे हो भैया, इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेरिवेशन जितने नहीं होंगे उससे ज़्यादा केसेस हैं इसमें। अब देख रहे हो डेरिवेशन एक है, केस कितने हैं, 4। लास्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट। इफ पॉइंट P लाइज ऑन कंडक्टर, अगर ये पॉइंट P, अभी देखिए एक भी केस में ये पॉइंट P इस वायर पर लाई नहीं कर रहा था। अब जो चौथा केस है कि पॉइंट P इस कंडक्टर पर ही लाई हो जाए, तो उस केस में भैया क्या हो जाएगा, ठीक है, उस केस में फील्ड क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो भैया ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके भैया जो केसेस हम लोग निकाले हैं वो केसेस ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आगे के डेरिवेशन में हम लोग इस डेरिवेशन के केस को लेके चलेंगे। आगे बहुत सारे डेरिवेशन आपको ऐसे मिलेंगे कि हम लोग इसके किसी भी एक केस को उठा करके उस डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भैया आज की इस वीडियो में लोग इतना ही रखते हैं। एक बार इसको बहुत शांत मन से, कूल माइंड होगा, देखिए माइंड में प्रेशर लोगे तो समझ नहीं आना है। माइंड को कूल रखते हुए आराम से बिना कोई हेजिटेशन के
वीडियो देखिए, एक बार नहीं 2 बार, दूसरी बार तीसरी बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है? बाकी अगर कोई आपको डाउट रहता है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है? तो भैया अगर ये चैनल वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। तो फिर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर एक डेरिवेशन के साथ आपके साथ होंगे। तब तक आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि पेपर्स आ रहे हैं आप लोगों के। तो इसी साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।